हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 55 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके और जेएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 55 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? हमें पता नहीं दोस्तों, वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बार बार पूछा था क्वेश्चन में कि पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया, तो 1784 में। इस तरह से दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस तरह करके दोस्तों विकल्प में आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर आया है विकल्प नंबर ये, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये वो अधिनियम है जिसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हमारा एक्सप्लेन है, इस पर हम लोग पहले नजर करेंगे, पुनः क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ध्यान से देखेगा दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और सर एलिजा एम्पे, कौन? सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उसमें सर एलिजा एम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा लोक लेखा समिति से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किससे करती है ये हमें बताना है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों लोकसभा के स्पीकर को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रांतों में पूछा जा रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो हमारा सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन जियोग्राफी से। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, वो हमें बतानी है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे क्योंकि इसके इर्द गिर्द भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा, दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर था। और दोस्तों 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। बार बार पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर ही भारत में प्रथम बहुउद्देशीय यानी कि दामोदर घाटी परियोजना का दोस्तों शिलान्यास यानी कि दोस्तों इस योजना का निर्माण किया गया था। यह एक ऐसी परियोजना है जहां जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोकेशन से बतानी हमें कि कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है। ए नंबर है हीराकुड, सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका है, जिसके सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, जिसके सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। और डी नंबर ब्यास है, जिसके सामने पंजाब दिया गया है। तो हमें बताना दोस्तों, इसमें से कौन सा
क्वेश्चन कौन सा विकल्प हमारा गलत है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर है हीराकुद, जो कि ओडिशा में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जलधका परियोजना पश्चिम बंगाल में चल रहा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेहरी बांध परियोजना दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में चल रहा है, तो हमारा डी यहाँ पे सी यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। दोस्तों टेहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड राज्य में संचालित है, जो कि भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थापित किया गया था। भागीरथी एवं भिलांगना। और डी दोस्तों ये ब्यास परियोजना पंजाब में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर है विकल्प नंबर सी, टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में न होकर उत्तराखंड राज्य में संचालित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में निम्न में कौन सम्मिलित है। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित किए जाते हैं ये हमें बताना है दोस्तों, बार बार पढ़ते चलिए आए। तो भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, जो कि एक अभिन्न अंग है भारतीय संसद का, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा। अब हम लोग विकल्प देखेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वहीं अगर लोकसभा पूछ लिया जाता है तो 25 ईयर यानी कि 25 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। निचले सदन को लोकसभा यानी निम्न सदन जो कि लोकसभा तथा उच्च सदन को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ से हम दोनों क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, स्वेज नहर एक पनामा नहर। तो दोस्तों पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वहीं अगर स्वेज नहर की बात की जाए तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों। हमें यहाँ राज्य सरकार का बताना है, तो राज्य सरकार का कौन होता है, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कह सकते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। वहीं अगर दोस्तों केंद्र सरकार का दोस्तों प्रमुख कानूनी सलाहकार या सीधा कानूनी सलाहकार पूछा जाता है तो आपका आंसर महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी केंद्र सरकार का महान्यायवादी और राज्य सरकार का महाधिवक्ता। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में मानवाधिकार हम लोग पढ़ते रहे, ह्यूमन राइट कमीशन पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी 1993 में। कब दोस्तों, 1993 में। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे, मानवाधिकार के बारे में, ताकि स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अगर डेट की बात की जाए तो 28 सितंबर वर्ष 1993 को लागू हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। तो ध्यान देंगे 28 सितंबर 1993 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय यानी फाइनेंशियल, थोड़ा सा ये ऐसा हो गया दोस्तों, फाइनेंशियल यानी केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी हम लोगों को बतानी है। तो कौन है दोस्तों मुख्य एजेंसी जो केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का जो दोस्तों वित्तीय विवरण किया जाता है उनके विवादों का निपटारा करती है। तो दोस्तों वित्त आयोग, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, जो कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र और राज्य के बीच वित्त के न्याय पूर्ण वितरण हेतु उपाय सुझाता है। वह केंद्र और राज्य के बीच वित्त के न्यायपूर्ण वितरण हेतु उपाय सुझाता है या समझाता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा,
क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन, 73वां और 74वां बार बार पूछा गया था दोस्तों। तो भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। वहीं अगर 74वां में पूछा जाए तो आपका होगा नगर निगम से। आगे चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? यह पूछा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन से। हमें मंत्रालय के नाम बताने हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर होगा पशुधन मिशन कौन से मंत्रालय से हो सकता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, जो कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन मंत्रालय से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, दिवस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको हम पूरी तरह से यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि यहाँ से भी हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा 3 दिसंबर को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। करंट का भी क्वेश्चन ये बन रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी हर हाल में दिसंबर माह बीता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हमारा क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। का 1981 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टेस्ट सीरीज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।